मैं डॉक्टर करमवीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। प्यारे बच्चों, कल हमने ऑनलाइन कक्षा में बीए पार्ट सेकंड पेपर सेकंड टॉपिक सेंटर स्टेट रिलेशंस इन इंडिया का जो विधायी संबंध था उसके बारे में अध्ययन किया, उसकी चर्चा की। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सेंटर स्टेट रिलेशंस इन इंडिया, भारत में संघ राज्य संबंध को प्रशासनिक संबंध एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस का आज अध्ययन करेंगे या इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, संघीय व्यवस्था के लिए ये आवश्यक होता है कि संघ व इकाइयों में परस्पर सहयोग, समन्वय, समायोजन व सह अस्तित्व की भावना होनी चाहिए। और ऐसी भावना यदि स्वतः स्फूर्त एवं स्वेच्छा से उत्पन्न हो तो वो बहुत ही अच्छा होता है या श्रेष्ठ स्थिति में होता है। लेकिन किसी भी स्तर पर यदि ऐसी व्यवस्था बनाने में कठिनाई आए तो उस स्थिति से निपटने के लिए संवैधानिक प्रावधान होना बहुत ही अच्छा माना जाता है या श्रेष्ठ होता है। भारतीय संविधान के 11वें भाग अध्याय 2 में अनुच्छेद 256 से 263 तक संघ व राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंधों की विवेचना की गई है या उसकी व्याख्या की गई है या उसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 256 से 263 तक। तो संविधान की आधारभूत प्रकृति के अनुरूप संघ को प्राथमिक तथा बेहतर स्थिति देने का प्रयास किया गया है, जिससे राज्यों के ऊपर संघीय नियंत्रण के कतिपय उपकरणों की व्याख्या संविधान में दी गई है। इसमें कतिपय महत्वपूर्ण प्रावधानों का संक्षिप्त विवरण देना यहाँ महत्वपूर्ण माना जा सकता है या एक प्रकार से उनका विवरण दिया गया है। जैसे अपन चर्चा करें कि राज्यपालों की नियुक्ति व विमुक्ति। तो राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। आप सभी को पता होगा कि जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार से राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि कौन होता है? राज्यपाल। ठीक है। तो राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये भी आपको पता है। लेकिन सिद्धांत रूप में राज्यपाल राज्य सरकार का नाम मात्र का प्रधान होता है। पर वर्षों अनुभव से ये पता भी चलता है कि वह केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। संविधान द्वारा प्रदत्त विवेकाधिकार उसकी स्थिति को मजबूत बनाते हैं। वह राज्य में अधिकार प्रयोग के अवसर प्रदान करते हैं राज्यपाल को। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल की वास्तविक शक्तियां पर्याप्त रूप से बढ़ जाती हैं, आप सभी को पता होगा। इस संबंध में जो विस्तार से विवेचन जो करूंगा मैं अभी आपको बताऊंगा इस विषय में, केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश देने की व्यवस्था। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 में ये उल्लेख किया गया है कि राज्य सरकारें कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करें कि जिससे संसदीय कानूनों की अनुपालना हो एवं केंद्र की कार्यपालिका शक्ति के मार्ग में विरोध न हो। इस प्रावधान की अनुपालना हेतु केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। अनुसूचित जाति व जनजातियों के कल्याण संबंधी योजनाओं की कार्यान्विति, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने, सामान्य संकट, संवैधानिक संकट व वित्तीय संकट आदि कुछ ऐसे विषय हैं जिनके संबंध में केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। संविधान के अनुच्छेद 257 में बताया गया है या यूँ कह सकते हो कि उसके अनुसार राष्ट्रीय व सैनिक महत्व के संचार साधनों के निर्माण व रख रखाव के लिए तथा राज्य की सीमा के रेल पथ की सुरक्षा उपाय करने के लिए संघ राज्यों को निर्देश दे सकता है। केंद्र द्वारा राज्यों के कार्यों को सीधे ग्रहण करना,
इसमें ये बताया गया है कि कुछ परिस्थितियों में संघ सरकार राज्य के कार्यों को सीधे ग्रहण कर सकती है। यथा किसी राज्य में संविधान के असफल होने पर राष्ट्रपति राज्य प्रशासन अपने हाथ में ले सकता है तथा संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का निर्देश दे सकता है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार को यदि विश्वास हो जाए कि कोई राज्य सरकारें संघीय निर्देशों के अनुकूल कार्य नहीं कर रही है तो राष्ट्रपति उचित कार्रवाई कर सकता है। विदेशी सरकारों के साथ किए गए समझौतों के क्रियान्वयन के लिए भी संघ राज्य के कुछ कार्यों को ग्रहण कर सकता है। संघीय कार्य राज्यों को सौंपना। संघीय कार्यों को राज्यों को सशर्त अथवा बिना शर्त सौंपने का प्रावधान भी संविधान द्वारा किया गया है। ऐसी स्थिति में संघ द्वारा राज्य को सौंपे गए कार्य अतिरिक्त व्यय संघ को ही वहन करना होता है। इस भांति राज्य कार्यों को सशर्त या बिना शर्त संघ को सौंपा जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 261 संघ तथा प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कार्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यों को सारे देश में मान्यता प्रदान करता है। इस संबंध में शर्तें संसदीय कानून द्वारा निर्धारित की जाती हैं। यद्यपि राज्य में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने तथा पुलिस बल गठित करने का दायित्व राज्य सरकारों का है, लेकिन संघ का दायित्व है कि वह प्रत्येक राज्य की बाहरी आक्रमण व आंतरिक उपद्रव की स्थिति में उसे सुरक्षा प्रदान करे। इस संवैधानिक व्यवस्था का प्रयोग करते हुए केंद्र ने कई बार राज्यों से सलाह लिए बिना केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को राज्यों में तैनात किया है। इस संबंध में संविधान के 42वें संशोधन द्वारा केंद्र ने यह अधिकार प्राप्त कर लिया है कि ऐसा कदम उठाते समय राज्य की सलाह लेना आवश्यक नहीं। इस संबंध में अनुच्छेद 257 के अतिरिक्त प्रावधान 257A के रूप में किया गया है, लेकिन संविधान के 44वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 257A को निरस्त कर दिया गया है। संघ द्वारा राज्यों को बाहरी आक्रमण में सुरक्षा का प्रावधान अमेरिकी संविधान में भी किया गया है, अनुच्छेद 4 धारा 4, लेकिन संघ ऐसा कदम राज्य की प्रार्थना पर ही उठाता है, जबकि भारत में संविधान के अनुच्छेद 355 के अनुसार केंद्र राज्य की इच्छा के विरुद्ध भी ऐसा कदम उठा सकता है। अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाएं। अखिल भारतीय प्रशासनिक जो सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवाएं भारत में ब्रिटिश शासन की विरासत है, आप सभी को पता है। भारतीय संविधान में अखिल भारतीय सेवाएं केंद्रीय सेवाओं एवं राज्य सेवाओं का प्रावधान है। अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य संघ, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च प्रशासनिक पदों का उत्तरदायित्व संभालते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा को अखिल भारतीय सेवाओं का दर्जा संविधान के अस्तित्व में आने के साथ मिल गया था। भविष्य में भी संघीय वर्चस्व को बनाए रखने के उद्देश्य से व्यवस्था की गई थी। यदि राज्यसभा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर देती है कि राष्ट्रीय हित में अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण में अन्य सेवा श्रेणियों की आवश्यकता है, तो संसदीय कानून के द्वारा अन्य सेवा श्रेणियों की रचना की जा सकती है। राज्यसभा ने इस प्रकार के प्रस्ताव 2 बार 1961 और 65 में पारित किए, जिसके अनुसार भारतीय अभियांत्रिकी सेवा, भारतीय वन सेवा एवं भारतीय चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवा की रचना का प्रावधान किया गया। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की रचना का भी प्रावधान है, किंतु अब तक केवल 3 ही अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया गया है: भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा एवं भारतीय वन सेवा। ये एक प्रकार से अपना जो कहा जा सकता है कि ये प्रशासनिक संबंध था संघ राज्य संबंध में। अंतर्राज्यीय परिषद। राज्यों के मध्य समन्वय, विचार विनिमय, परस्पर विवाद को निपटारे इत्यादि के लिए अंतर्राज्यीय परिषदों की स्थापना की गई है। ये परिषदें राष्ट्रीय एकता तथा राज्यों के मध्य समन्वय सहयोग स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं। केंद्रीय विकास कार्यक्रम एवं अनुदान। समय समय पर केंद्रीय सरकार विभिन्न वर्गों, विशेषता निर्भर वर्गों के कल्याण के लिए कल्याणकारी योजनाएं निरूपित एवं घोषित करती हैं। इन योजनाओं में व्यय होने वाली राशि पूर्णतः अथवा अंशतः केंद्र सरकार ही प्रदान करती है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन के मापदंड केंद्र सरकार द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। जिन योजनाओं में
केंद्र सरकार की वित्तीय भागीदार रहते हैं, उसमें केंद्र सरकार द्वारा निरूपित मापदंडों एवं मानकों का पालन करना राज्य सरकारों के लिए आवश्यक होता है। इस प्रकार से कल्याणकारी योजनाएं केंद्र राज्य संबंधों को एक सहयोगात्मक रूप प्रदान करती है। निर्वाचन आयोग, संविधान द्वारा निर्मित निर्वाचन आयोग केंद्रीय संस्था है, किंतु इसका दायित्व राष्ट्रीय है। राष्ट्रीय संसद एवं राज्य विधान मंडलों एवं विधान परिषदों के चुनाव को कराने का उत्तरदायित्व चुनाव आयोग का होता है। चुनावों के दौरान राज्यों के चुनाव तंत्र समस्त जिलाधीश सहित चुनाव आयोग के निर्देश में ही कार्य करते हैं। केंद्र राज्य सहयोग का यह एक प्रकार से उल्लेखनीय उदाहरण आप कह सकते हैं। तो ये प्रशासनिक संबंध था। अब जो नेक्स्ट अपन अध्ययन करेंगे वित्तीय संबंध, ये अपन कल ऑनलाइन कक्षा में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।